इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 पालमपुर, ठीक है ना। अब ये बताओ कि चैप्टर में दिया हुआ है पालमपुर के बारे में। पालमपुर मतलब क्या दिया है? पालमपुर एक विलेज के बारे में दिया है। तो ये क्या सचमुच का एग्जिस्ट कर रहा है ये विलेज पालमपुर? तो ये क्या है, पहला ही क्वेश्चन बन जाता है कि पालमपुर एग्जिस्ट इन रियलिटी। तो ये पहला ही क्वेश्चन है, इट इज अ हाइपोथेटिकल विलेज, ठीक है ना। पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, ठीक है ना। इमेजिनेशन है ना। हाँ, मैंने एक इमेजिन किया हुआ विलेज है, हाइपोथेटिकल विलेज, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ये हो जा रहा है, ठीक है ना। कहां पर? यूपी में एक पालमपुर को हाइपोथेटिकल विलेज माना गया है, ठीक है ना। तो ये इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इस पालमपुर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? वहाँ का क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, कैसे वहाँ खेती होता है। मैंने एक्चुअली इस पालमपुर को बेस रखकर पूरा मतलब वर्ल्ड के बारे में सोचेंगे कि भाई इकोनॉमिक्स कैसे किसी चीज का प्रोडक्शन होता है। इकोनॉमिक्स मतलब क्या? इकोनॉमिक्स बेसिकली किस बारे में दिया रहता है? इकोनॉमिक्स क्या है? मैटर ऑफ स्टडी। कोई किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट है, और उसमें हमको इकोनॉमी पढ़ना है। इकोनॉमी मतलब क्या? उसके बारे में क्या प्रोडक्शन, कंजम्पशन कितना हो रहा है, ठीक है ना, कितना पैसा आ रहा है दुनिया में, ठीक है, ये सब के बारे में पढ़ना है। हालांकि हमको टोटल जीडीपी के बारे में ये सब तो पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। एक छोटा सा अभी चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि पालमपुर विलेज को बेस मानकर हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, ठीक है ना। तो ये इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? देखो क्या लिखा हुआ है, टू लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। प्रोडक्शन, किसी चीज का प्रोडक्शन, मान लेते हैं तुम कोई कंपनी लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, ठीक है ना, या फिर कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, उसको बेचने के लिए। तो उससे क्या होगा, तुम्हारे पास पैसा आएगा कि नहीं? कुछ बनाकर अगर बेचोगे तो पैसा आ रहा है कि नहीं? तो प्रोडक्शन कर रहे हो ना, ठीक है। हाँ, उसको प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है वो सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उसी के बारे में एक कहानी है, ठीक है ना। समझ में आया? देखो, पालमपुर के बारे में बोला गया है कि पालमपुर एक वेल कनेक्टेड विलेज है, ठीक है ना। वेल कनेक्टेड विलेज मतलब क्यों बोल रहा है वेल कनेक्टेड है? क्योंकि वो आसपास के सभी विलेज के साथ कनेक्टेड है। और कनेक्टेड किसके थ्रू होगा? रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होगा, के थ्रू विलेज कनेक्ट है ना। तो आसपास का विलेज बोला है कि रायगंज और शाहपुर विलेज है, ठीक है, आसपास का, उन सबसे ये कनेक्टेड विलेज है, ठीक है। समझ में आया? मान लेते तुम एक घर खरीद रहे हो, ठीक है ना, और घर एकदम किसी भगार में खरीद लिए, ठीक है ना। तो वो रास्ते से उतना कनेक्टेड नहीं है, तो वहां घर का कीमत होगा। नॉर्मली घर का कीमत कहाँ ज्यादा होता है? जहां मेन रास्ते में घर होता है, वो सब का होता है ना। तो पालमपुर क्या है? सब जगह से कनेक्टेड है, मतलब पालमपुर एक अच्छा विलेज है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। और ये बाकी सब रोड के थ्रू कनेक्टेड है। यहाँ पर 450 फैमिली रहते हैं, ठीक है ना, 450 फैमिलीज रहते हैं, ठीक है, ठीक है। और जो कि सेवरल कास्ट के हैं, ठीक है ना, कास्ट भी सबका अलग अलग है, ठीक है। जिसमें जो 80 फैमिली है वो अपर कास्ट के है, 80 अपर कास्ट फैमिली, 80, ठीक है, 80, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, अपर कास्ट के फैमिली है, ठीक है, और बाकी सब क्या है, लोअर कास्ट के फैमिली है, ठीक है ना। दलित एससी होता है ना, शेड्यूल कास्ट, दलित लोग, वो लोग का फैमिली है, ठीक है। और जो मैक्सिमम, देखो अब गांव का मैक्सिमम रिसोर्सेस क्या होता है, माने नहीं मैक्सिमम माने वो किस चीज पर, मतलब क्या करते हैं? फार्मिंग ही ना करते हैं वो लोग। तो ज्यादातर लैंड जो है ना, ज्यादातर लैंड वो किसके पास है? वो अपर कास्ट के फैमिली के पास है, ठीक है ना। और जो बचा हुआ लैंड है वो लोग किसके पास है? वो माने लोअर कास्ट लोगों के पास है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है ऐसा? ठीक है। तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है यहाँ पर वो अपर कास्ट का ज्यादा है, उसका 1/3 दलित लोग का पॉपुलेशन है, ठीक है। दलित लोग का पॉपुलेशन 1/3 है, ठीक है। वो एक कॉर्नर में रहते हैं, लिव इन अ कॉर्नर ऑफ विलेज, किसी एक किनारे पे रहता है विलेज का, ठीक है। और उसका घर भी गरीब लोगों का जो घर है वो मिट्टी के, लकड़ी के, ये सब के बने हुए हैं, ठीक है, कंपेयर टू अपर कास्ट। अपर कास्ट का तो थोड़ा वेल डेवलप्ड होगा ना घर, ठीक है। समझ में आया? देखो, और यहां पर इस विलेज में इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे अवेलेबल है,
हाँ, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, 2 प्राइमरी स्कूल है और 1 हाई स्कूल है। समझ में आ रहा है? स्टोरी की तरह बोला हाँ? जा रहा है, स्टोरी की तरह हाँ। बोला जा रहा है। ठीक है, उस विलेज में 2 प्राइमरी स्कूल है, 1 हाई स्कूल है। लग रहा है कि हाँ भाई बहुत डेवलप है, लग ही रहा है ना। देखो उसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, मतलब जो गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है और प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। ठीक है, इस गांव में। ठीक है, तो ये एक माने आइडियल एग्जांपल हो गया ना, एक ग्रामीण इलाका का, रूरल एरिया का एक अच्छा एग्जांपल हो गया ना। देखो वहां पर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, हेल्थ सेंटर भी है, स्कूल भी है, तो भी और क्या चाहिए? हाँ, चाहिए कि नहीं? ये सब जरूरी है कि नहीं? ये सब बेसिक है। उसके बाद देखो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा ये बता देते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब जो प्रोडक्शन कर रहा है वहां पर जो विलेज है, ठीक है ना, वहां पर प्रोडक्शन तो होगा ही ना, नहीं तो अपना घर संसार कैसे चलाएगा? प्रोडक्शन करेगा, बेचेगा उसको। ठीक है, तो प्रोड्यूस तो कर रहा है ना, जैसे खेती कर रहा है तो गेहूं चावल ये सब प्रोड्यूस कर रहा है ना, शुगर केन गन्ना ये सब प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है ना, टोटल 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो सब बता रहे हैं आगे। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है वो बता दे रहे हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है, फार्मिंग इन पालमपुर में मतलब जो खेती कैसे हो रही है, ठीक है ना, कैसे फार्मिंग हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर तो अब जो लैंड है वो तो फिक्स्ड है, मतलब जितना पालमपुर में जमीन है वो तो फिक्स्ड है ना, वो तो बढ़ेगा घटेगा नहीं ना, वो फिक्स्ड है। ठीक है ना, तो पहला ये जानना है हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम फिक्स्ड प्लॉट ऑफ लैंड। ठीक है, अब उस जमीन में कैसे हम लोग को प्रोडक्शन को बढ़ाना है, यही तो। अब बहुत सारा फार्मिंग है, ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग है, मिक्स क्रॉपिंग है। ठीक है ना, तो आगे वो सब पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो पहला बात पहले कैसे इसमें पढ़ना है कि फार्मिंग इन पालमपुर में अगर पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ना है कि कैसे उसका फार्मिंग प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अगर प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो क्या जमीन सस्टेन कर पाएगा वो चीज, मतलब सॉइल का फर्टिलिटी जो है क्या वो नष्ट नहीं हो सकता है? क्या नष्ट हो जाएगा? नष्ट होगा या नहीं होगा वो सब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है इस चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बिटवीन द फार्मर्स। अब फार्मर्स के पास कितना, उसके बीच कितना लैंड है, ठीक है ना, फार्मर्स लोगों के पास कितना कितना जमीन है, वो लोग खेती करेगा ना, वही लोग तो फार्मर्स ही तो प्रोडक्शन करेगा ना, गेहूं चावल ये सब का। ठीक है, उन लोगों के पास लैंड कितना है, लैंड जमीन ज्यादा रहेगा तो ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा ना। लेकिन क्या है, मैक्सिमम लैंड तो किसके पास है? अपर कास्ट के पास है ना। समझ में आया? अब देखो, अब खेती उती करेगा, ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई कंपनी लगा रहे हो, तुमको उसमें लेबर उबर चाहिए तो, ठीक है, ये लेबर को कौन प्रोवाइड करेगा? ठीक है, हु विल प्रोवाइड लेबर, ये पढ़ना है इसमें। कोई कंपनी अगर तुम मैंने लगाना चाह रहे हो तो तुमको पहले ये सोचना पड़ेगा ना कि कैपिटल कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, उसके बाद पढ़ना है अगर कोई जैसे वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना, प्रोडक्शन हो रहा है, जो उसको जरूरत है उस गांव में, उस गांव का कमी पूरा हो गया, ठीक है ना, बेचना था गांव में, जो गेहूं जो किसान उगाया अगर बेचना है वहां पर बेच दिया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है, उसको भी बेचेगा ना, बाहर मार्केट में बेचेगा। ठीक है, तो वो सेल ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन, सरप्लस मतलब जो एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन हुआ है उसको बेचना। ठीक है ना, उसके बारे में भी पढ़ना है। ठीक है ना, और क्या पढ़ना है, देखो गांव में अब खेती के अलावा और भी कुछ प्रोडक्शन होगा ना, ठीक है, और भी, हाँ और भी होगा कि नहीं, तो उसके बारे में भी पढ़ना है। ठीक है ना, ठीक है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जो है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, अभी प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते विलेज में फार्मिंग छोड़ जो भी एक्टिविटी अपने जैसे नॉन फार्मिंग, हाँ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब देखो अभी पहला वाला पढ़ते हैं प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो अब देखो प्रोडक्शन करना है तो गांव में क्या प्रोडक्शन करेगा? ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का ही जो सामान बनाएगा, और जो सामान बनाएगा जो हम लोग को चाहिए वो ना बनाएगा। जैसे हमको पढ़ाना है इस बोट का, तो ये हमको बोट चाहिए, ठीक है ना, कुछ भी अगर तुम कंपनी बैठा रहे हो, ठीक है ना, तो उसमें पहले तुम डिसाइड करोगे कि क्या प्रोडक्शन करना है, जो तुम्हारे लिए जरूरी होगा
लोगों के लिए जरूरी होगा वो चाहे, हाँ वही प्रोडक्शन करेंगे ना। तो पहले क्या प्रोडक्शन करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट, जो हमको चाहिए वो प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। अच्छा अब देखो, देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है ना, 4 चीज जरूरी पड़ता है प्रोडक्शन के लिए किसी भी। ह्यूमन कैपिटल, लैंड, फिक्स कैपिटल वो कैपिटल में आ गया, ठीक है ना, तो हाँ लैंड और लेबर का जरूरत पड़ता है। तो 4 चीज का जरूरत पड़ता है किस चीज में, प्रोडक्शन में। सबसे पहले किसका जरूरत पड़ेगा, देखो कोई भी कंपनी वंपनी सेट करना है उसके लिए तो जमीन चाहिए ना, कि आसमान में कंपनी बैठा देंगे, नहीं ना होगा, जमीन में चाहिए। तो पहला सबसे पहले लैंड चाहिए, और लैंड चाहिए, तुम जब जमीन भी लोगे तो देखोगे ना वहां पर क्या भाई और सुविधा है कि नहीं, जैसे फॉरेस्ट होगा, मतलब अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए ना, फॉरेस्ट होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, वाटर भी होना चाहिए, ये सब होना चाहिए ना, तो उस तरह का ही जमीन लेंगे, ठीक है। तो क्या है, लैंड में लैंड अलोंग विथ अदर नेचुरल रिसोर्सेस भी चाहिए ना, सच एज क्या, फॉरेस्ट, वाटर एंड मिनरल्स, ये सब चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो कंपनी अगर तुम खोल रहे हो या प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसके लिए लेबर का भी जरूरत होगा ना, और लेबर कैसा चाहिए तुमको, सारा स्किल्ड लेबर चाहिए, सारा स्किल्ड चाहिए, नहीं अनस्किल्ड भी चाहिए। जैसे अगर कपड़ा सिलवाना है तो कपड़ा सिलवाने तो हम स्किल्ड वाले को देते हैं ना, अब अगर मान लेते हैं अगर बेचना होगा तो अनस्किल्ड वाला बेच देगा, ठीक है ना, और या फिर कोई बोझा उठाना है तो अनस्किल्ड वाला चाहिए कि नहीं, और उसमें एडुकेटेड लोग भी चाहिए, अनएडुकेटेड लोग भी चाहिए, एडुकेटेड लोग चाहिए उसका डायरेक्शन वगैरह हाँ देने के लिए, और अनएडुकेटेड लोग लेबर के रूप में काम करे, ये सब चाहिए ना। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ वर्क, किस पर डिपेंड कर रहा है, कैसा काम है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ वर्क पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कैसा काम है उस तरह का हमको लेबर चाहिए, ठीक है। बोझा उठाने वाला काम होगा तो अनस्किल्ड वाला या अनएडुकेटेड वाला काम चला लेगा, ठीक है। अब कोई काम है स्किल्ड वाला करना पड़ेगा तो उसको स्किल्ड वाला चाहिए, तो नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब देखो फिजिकल कैपिटल, ठीक है ना, देखो वैराइटीज ऑफ इनपुट रिक्वायर एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ठीक है ना। अब देखो फिजिकल कैपिटल मतलब, जैसे फिजिकल कैपिटल मतलब देखो हर स्टेज में तुमको कुछ ना कुछ पैसा लगेगा ही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल खोल रहा है, ठीक है, तो स्कूल खोलने के लिए एक क्या होगा, फिक्स्ड कैपिटल होगा और एक वर्किंग कैपिटल होता है, 2 कैपिटल होता है, फिजिकल कैपिटल में 2 कैपिटल होता है, ठीक है ना। फिजिकल कैपिटल में हम लोग का 2 कैपिटल होगा, एक क्या होगा, एक फिक्स्ड कैपिटल होगा और एक वर्किंग कैपिटल होगा। अगर मान लेते कोई इंडस्ट्री खोल रहे हैं उसमें मशीन चाहिए ना, जो जैसे मान लेते हैं ड्रिल मशीन, नहीं वो मशीन नहीं, जैसे हम जैसे एक कागज का कप बनाने वाला कंपनी मैंने खोल रहा है, ठीक है, एक, ठीक है, तो उसके लिए कागज का कप बनाने वाला मशीन चाहिए ना, वो तो फिक्स्ड है कि नहीं, कि वो तो चाहिए, वो तो रहेगा ही हमेशा, वो चेंज नहीं होगा, समझ में। तो ये फिक्स्ड कैपिटल है, ठीक है ना। जैसे टूल्स हो गया, जो सब सामान चाहिए हम लोग को, जो सामान लगेगा, अगर मशीन लेंगे तो उसको मशीन को ठीक करने के लिए तो टूल्स चाहिए ना, वो सब टूल्स चाहिए, मशीन चाहिए और बिल्डिंग चाहिए ना भाई, वो तो चेंज नहीं ना करेंगे, ठीक है, वो चाहिए, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल में क्या हो जाता है, वर्किंग कैपिटल में जैसे हर दिन का, जैसे मान लेते हैं कि रॉ मटेरियल, ठीक है, आज कागज लाए, ठीक है, अगर कुछ कागज का कोई कंपनी खोल रहा है, ठीक है ना, आज कागज कभी ज्यादा लगेगा, कभी हर रोज लाना पड़ेगा कि नहीं, या महीने में लाना पड़ेगा कि नहीं, तो वो सब रॉ मटेरियल चाहिए कि नहीं, समझ में आ रहा है। और मान लेते लेबर है, लेबर को चाय हुए पिला दिए, ठीक है ना, वो सब क्या होता है, वो पैसा लगेगा, वो किस में आ जाएगा, वर्किंग में आ जाएगा कि नहीं, जो फिक्स्ड नहीं है, जो लग जाए वर्किंग के दौरान लग जाए पैसा, ठीक है। जैसे स्कूल का ही अगर एग्जांपल लेके समझते हैं तो हाँ, स्कूल का ही जैसे एग्जांपल लेके बोलेंगे तो स्कूल देखो, स्कूल का जो बिल्डिंग है वो तो एकदम फिक्स्ड कैपिटल में है ना, कुर्सी उर्सी फिक्स्ड है ना, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि 15 अगस्त को लड्डू बंटवाना होगा तो लड्डू बंटवा देंगे, वो सब वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा कि नहीं। डस्टर, तुम्हारा चौक नहीं चल रहा है तो चौक खरीदवा लेंगे, ठीक है, वो सब वर्किंग कैपिटल में आ जा रहा है कि नहीं, वो तो फिक्स्ड नहीं है, वो तो लगते ही रहेगा। तो अब देखो ये तो हो गया, ठीक है ना। पहला वाला क्या था, लैंड था, दूसरा वाला क्या था, लेबर था, और तीसरा वाला क्या था, फिजिकल कैपिटल, जो कि 2 भागों में बांटा गया है। चौथा नंबर क्या है, ह्यूमन कैपिटल। अब देखो
ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन के पास कितना कैपिटल है, मतलब उसका नॉलेज कितना है, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ हिज नॉलेज, ठीक है ना। किसके बेसिस पर कैपिटल बोला गया? ह्यूमन के नॉलेज के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज, ठीक है, वो कैपिटल के बारे में बोला गया है, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कोई काम करवाना हो, ठीक है, माने कोई एक काम है, ठीक है, उसको वो थोड़ा टेक्निकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए वो जो आदमी चाहिए उसका नॉलेज तो चाहिए ना, तो उस आदमी के पास कितना नॉलेज है, तो वो उस आदमी के पास कितना ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है ना, उसका कितना कीमत है, ठीक है। कीमत जैसे किसी का कीमत कैसे, उसका किडनी बेच दो, लीवर बेच दो, कीमत तो ही पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा भाई? उसका नॉलेज कितना है, ठीक है ना। तो कीमत ऐसे नहीं पता चलेगा, इसके पास 2 किडनी है मतलब 15 लाख रुपया है इसके पास, ठीक है, 1 लीवर है मतलब 30 लाख रुपया, ऐसे करके कीमत नहीं, उसका नॉलेज कितना है, समझ में आया ना, ठीक है। तो ये चारों चीज मिलकर, ठीक है ना, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड करता है, किसी का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तुम ही डिसाइड कर लो ना, ये चारों चीज मिलकर ना डिसाइड होगा प्रोडक्शन कैसे होगा। प्रोडक्शन करने के लिए हमको क्या चाहिए? पहला चाहिए लैंड चाहिए, जमीन जहां पर कंपनी बनाएंगे, लेबर चाहिए, लेबर उसमें चाहिए ना, स्किल चाहिए, अनस्किल चाहिए, अनएडुकेटेड चाहिए, एडुकेटेड, सब प्रकार का लेबर चाहिए ना। तो उसके बाद फिजिकल कैपिटल चाहिए, फिजिकल कैपिटल पैसा वैसा चाहिए ना। तो एक होता है फिक्स कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में तुम खरीद लिए, बिल्डिंग खरीद लिया, अब वो फिक्स्ड हो गया, उसमें मशीन खरीद लिए, वो फिक्स्ड हो गया, उसको तो चेंज करने नहीं ना जाएंगे। वर्किंग कैपिटल मतलब जो पैसा मतलब लगते रहे, ठीक है ना, काम के दौरान लगे, ठीक है, जैसे पेपर का, अब हाँ समझ गए। उसके बाद क्या था? उसके बाद ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन के पास कितना नॉलेज है, नॉलेज है इन इंटरप्राइजेस ऑफ देयर, ठीक है ना, उसके पास कितना नॉलेज है ये सब के बारे में, ठीक है ना, उसका नॉलेज के, उसका गुण, क्वालिटी, ठीक है, समझ गए। अब फार्मिंग इन पालमपुर में कैसे खेती होता था? देखो, खेती तो होता था, लैंड तो फिक्स था, लैंड फिक्स था वहां पर, ठीक है ना, लैंड उसका क्या था? फिक्स था, ठीक है। लेकिन ये तो लिमिटेशन हो गया ना, लैंड फिक्स है, एक लिमिटेशन, एक त्रुटि हो गया कि नहीं भाई, एक इतना मतलब हम लोग का एक प्रॉब्लम ही तो हो गया ना, लैंड फिक्स है, उसमें तुमको खेती करना है, ठीक है ना, लैंड को बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, लैंड एक फिक्स्ड है, समझ में आया। तो और पालमपुर में क्या था? जो फार्मिंग है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी था। गांव में प्रोडक्शन एक्टिविटी मेन क्या रहता है? यही खेती उती रहता है ना। तो पालमपुर गांव में क्या था? यही क्वेश्चन तो आया था, हाँ, कि क्या वहां का मेन है फार्मिंग उसका मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी था, ठीक है ना। कॉन्स्टेंट ओवर द फार्म प्रोडक्शन बिकॉज लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स, ठीक है। अब देखो, फार्म प्रोडक्शन में जितना ज्यादा जमीन होगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा इंसान। अब जमीन फिक्स है तो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है ना, तो ये एक प्रोडक्शन में रुकावट आ जा रहा है ना, कॉन्स्टेंट आ जा रहा है ना, कॉन्स्टेंट मतलब रुकावट आ जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, इज देयर ए वे वन कैन ग्रो द प्रोडक्शन? क्या कोई तरीका है प्रोडक्शन बढ़ाने का, ठीक है ना। तो जितना भी लैंड है ना पालमपुर में, सब खेती के लिए यूज हो रहा है, ठीक है ना। अब तो कोई लैंड तो फिक्स है, अभी लैंड तो बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन जितना जमीन है उसी में क्या हम लोग ग्रो कर सकते हैं और भी फार्मिंग को, ठीक है। तो अभी कोई लैंड एकदम मतलब फ्री नहीं रहा जिससे हम उस लैंड पे खेती करके प्रोडक्शन बढ़ा सके। जो लैंड है वो फिक्स है, समझ में आ रहा है। अब वहां पर क्या होता था पालमपुर में? जो रेनी सीजन, बरसात के समय है, जो गर्मी का समय है, ठीक है ना, मैंने एक्चुअली खरीफ का फसल, एक रबी का फसल, एक जैद का फसल होता है, ठीक है ना। कौन कौन सा फसल होता है? खरीफ क्रॉप, ठीक है, एक रबी वाला क्रॉप, हाँ, और एक जैद वाला क्रॉप, ठीक है ना। खरीफ वाला मतलब गर्मी वाला, रबी वाला मतलब ठंडा वाला, जैद वाला मतलब उसके बीच मार्च अप्रैल में जो क्रॉप होता है, ठीक है। देखना, वाटरमेलन, तरबूज उर्बूज का जिस समय आता है ना, वो सब जैद के क्रॉप में आ जाता है, ठीक है ना, तरबूज उर्बूज मिलता है। अब देखो, बरसात के समय में जो कि खरीफ का फसल होता है, रेनी सीजन में, ठीक है, रेनी सीजन में वो लोग क्या माने करते थे? ज्वार और बाजरा उगाते थे, ठीक है ना, ज्वार और बाजरा। सर ज्वार क्या होता है? ज्वार अनाज है, ग्रेन्स है, अनाज है ये। ज्वार का रोटी, बाजरा का रोटी नहीं सुने? ज्वार का सत्तू भी मिलता है। इसका और कोई कॉमन नाम नहीं, ज्वार और बाजरा ही बोलते हैं, ज्वार और बाजरा, ठीक है। राजस्थान में बहुत मिलता है वो सब जगह पे, ठीक है। देखो, ये ज्वार और बाजरा का खेती होता था, जिसको जो कैटल है ना, कैटल भी इसको
कैटल भी, कैटल को खिलाने के लिए, जो पालतू जानवर है ना उन लोगों को खिलाने के लिए ये काम आता था और खुद के लिए भी काम आता था, ठीक है ना। अभी भी जाओगे राजस्थान ये सब साइड में ज्वार और रोटी मिलेगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर भी ज्वार का सत्तू तो मिलता ही है। अब देखो गर्मी का जो रेनी सीजन है ना उसमें ज्वार बाजरा बो दिया, ठीक है। अब जो बचा अक्टूबर एंड दिसंबर में जो बचा है, अक्टूबर एंड दिसंबर में वो लोग क्या करते थे, और देखो अक्टूबर दिसंबर में जो रहा उसमें क्या उगा लेता था, आलू उगा लेता था, पोटैटो उगा लेता था, ठीक है ना। समझ में आया। बरसात का जो सीजन है ना उसमें क्या उगा लेता था, ज्वार बाजरा उगा लेता था। जो अक्टूबर दिसंबर का जो समय बचा है, ठीक है ना, हाँ, उसमें पोटैटो आलू उगा लिया। अब दिसंबर के बाद ठंडा शुरू हो जाता है ना, रबी का सीजन आ जाएगा, ठंडा का सीजन आ जाएगा, समझ में आ रहा है। उसमें क्या उगा लेता था, गेहूं उगा लेता था, ठीक है। अब देखो ये इसको ज्वार और बाजरा सूखा फल है, इसको पानी का ज्यादा जरूरत होगा, इसीलिए बरसात में उगाता था, ठीक है ना। जो गेहूं है इसको भी पानी का जरूरत है, लेकिन गेहूं उगता है थोड़ा, उसको ठंडा ठंडा इन्वायरमेंट भी चाहिए, ठीक है ना, इसीलिए रबी का सीजन में इसको उगाया जाता है, ठीक है। और जायद का जो फसल है, जायद मार्च अप्रैल में उगाया जाता है, इसको मार्च अप्रैल में के महीने में उगाया जाता है, जैसे वाटरमेलन ये सब हुआ, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर लिखा नहीं है, जायद वाला लिखा नहीं है, सिर्फ खरीफ और रबी वाला लिखा गया है, ठीक है ना। खरीफ और रबी वाला याद रखना, ठीक है। अभी जायद वाला ठीक है, समझ गए ना, खरीफ और रबी वाला समझ गए ना, ठीक है। उसके बाद देखो ए पार्ट ऑफ लैंड एरिया इज डिवोटेड टू शुगर कैन व्हिच आर हार्वेस्टेड वंस ए ईयर। और गन्ने की भी खेती होती थी, ठीक है ना, साल में एक बार गन्ना उगाया जाता था, ठीक है। तो उससे गन्ना उगाएगा, उससे तो गुड़ भी बनता है ना, और उस गुड़ को मार्केट में, उसका नजदीक का कौन सा विलेज था, शाहपुर, रायगंज ये सब था ना, रानीगंज नहीं, रायगंज, ठीक है। ये सब विलेज में उसको जैगरी को बेच के आता था, ठीक है ना, समझ गए। ट्रेडर्स को दे देता था, वो लोग बेचता था, ठीक है, समझ आया। अब देखो अब क्या बात है, बात यहाँ पर ये है, ये तो उगाया जाता है, लेकिन इसका उसका इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए कोई तरीका है? तो तरीका है, क्या तरीका है? मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या तरीका है? मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है ना। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब क्या होता है, मतलब मान लेते हैं खरीफ का सीजन में एक फल उगाए, ठीक है ना, ठीक है, एक सीजन में एक फल उगाए, ठीक है। मैं मान लेते हैं गेहूं का खेती हुआ, गेहूं का हार्वेस्ट कर लिए, उसको बो दिए, सोन कर दिए, उसके बाद हार्वेस्ट, गेहूं का खेती हो गया, उसको काट दिए, कटाई हो गया, उसके बाद फिर गेहूं का नहीं उगाएंगे, ठीक है ना, दूसरा उगाएंगे, जैसे चावल का उगा दिए, ठीक है ना। तो ये होता है मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। और एक होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है। मिक्स क्रॉपिंग मतलब क्या होता है? बहुत एडवांस मेथड है ना मिक्स्ड क्रॉपिंग। नहीं, ये होता था। मिक्स क्रॉपिंग में मतलब मान लेते हैं एक जगह गेहूं का उगाए, ठीक है, उसके पास वाले माने एक लाइन पे गेहूं का उगा दिए यहाँ पर, ठीक है, उसके पास थोड़ा जमीन छोड़ के यहाँ पर चावल का उगा दिए, ठीक है ना, एक साथ उगाए, ठीक है, मिक्स क्रॉपिंग। और मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब क्या होता है, एक सीजन जाने के बाद एक मतलब फसल उगा दिए, जैसे व्हीट, ठीक है, उसको हार्वेस्ट के बाद सीजन का उगाता है, हाँ, इसमें सब सीजन का उगाता है। हाँ, नहीं, एक ही सीजन का उगाता तो मतलब फसल तो डिपेंड करता है ना सीजन पे, जिसको पानी का जरूरत है उसको रेनी सीजन में ही तुमको उगाना पड़ेगा। वो नहीं बोले सर, अब जैसे कोई किसान होता है सिर्फ रेनी सीजन में उगाता है, हाँ, बाकी सीजन हाँ, बाकी सीजन, हाँ, और इसमें हाँ, खरीफ के समय में उगाता था, और रबी के समय में छोड़ देता था, क्योंकि उसमें पानी नहीं, ज्यादा पानी उसमें नहीं अवेलेबल था, ठीक है ना। इसमें क्या कर रहा है, गर्मी, ठंडा, बरसात सब में उगा रहा है, छोड़ मॉडर्न वाला में ये आएगा, इरिगेशन का आएगा ना, तब सब में उगाएगा, सब अभी हो नहीं रहा है प्रेजेंट। हाँ, हो रहा है, यही हो रहा है, लेकिन सब जगह पानी उनी वैसा इरिगेशन का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आगे पढ़ा रहे हैं तो समझा दे रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग में मतलब क्या होता है, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड, एक ही लैंड में एक से ज्यादा फसल उगाना, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द ईयर, माने साल के दौरान। मतलब खरीफ, मतलब मान लेते हैं एक खरीफ का फसल उगा दिए, ठीक है, खरीफ का फसल उगा दिए, उसके बाद अक्टूबर दिसंबर आते आते पोटैटो उगा दिए, ठीक है। उसके बाद ठंडा का समय आया जो, उस समय रबी गेहूं उगा दिए, लेकिन फिर खरीफ का, उसके बाद उसके बाद जैद का समय आ गया ना, मार्च अप्रैल, जैद के समय में पोटैटो उगा दिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो खरीफ का फसल आएगा ना, खरीफ का समय आएगा ना, तो उस समय में जैसे क्या उगाते थे खरीफ में, ज्वार और बाजरा, उसके जगह दूसरा कुछ उगाएंगे,
ठीक है ना, दूसरा फसल उगाएंगे खरीफ के समय में, ठीक है ना। तो 1 ईयर के बाद ये चेंज हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो ये मल्टीपल क्रॉपिंग में होता है। मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है, ग्रो मोर देन 1 क्रॉप इन ए सेम पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एक ही समय में एक से ज्यादा फसल उगाना एक खेत में, समझ में आया, उसको मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। सर जितना भी साग वो सब का एक साथ उगता है, मींस एक साथ के एक सीजन में होता है साग साग का सीजन अलग नहीं होता है। नहीं, एक्चुअली क्या है, जैसे अभी पढ़ाया गया, ये वाला बताया गया, क्लास 8 में बताया गया है इसको अच्छा से। जो मान लेते एक फसल में दूसरा फसल लगा देते एक के ऊपर एक, इसको जो न्यूट्रिशन चाहिए इसका न्यूट्रिशन दूसरा कोई ले लेगा कि नहीं, तो ये फसल उग नहीं पाएगा ना वो फसल उग पाएगा, दोनों खराब हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो एक ही क्रॉप एक समय में उगाना चाहिए। अच्छा छोड़ो, वो हो गया। अब देखो प्रॉब्लम था कि चलो खरीफ के समय में रेनी सीजन में फसल उगा दी है क्योंकि पानी का जरूरत है, लेकिन रबी के सीजन में तो पानी बरसात नहीं होता ना, ठंडा का समय में। तो रबी और जैद का जो समय था उस समय तो पानी नहीं मिलता था ना, तो उस समय फसल उगाना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं। ये जैद के समय में ज्यादा पानी भरा हुआ फल कैसे मिलता है जब वहाँ पानी बरसता नहीं है। तो इरिगेशन होता है ना, वही तो बता रहे हैं, पहले बात सुन लो, ठीक है। अभी देखो पहले क्या करता था, खरीफ के समय उगा लेता था क्योंकि बरसात होता था, पानी को, फसल को पानी का जरूरत था, तो बरसात के दिन में पानी मिल जाता था। लेकिन वही ठंडा का दिन में और ज़ैद का दिन में वो तो पानी नहीं ना मिल पा रहा है, तो कैसे उगाएगा, दिक्कत हो जाएगा कि नहीं। तो ये प्रोसेस इरिगेशन का आ गया। इरिगेशन मतलब अब पानी अगर उसको मिल जाए, अगर रबी के सीजन में भी पानी मिल जाए और ज़ैद का समय में भी पानी मिल जाए तो फसल उगेगा कि नहीं। तो वो पानी देने के लिए कैनेल बनाया गया, ठीक है, कैनेल, ये सब ट्यूबवेल्स, कैनेल, अरे नहर, पानी का नहर मींस का। अब जैसे खेत है यहाँ पर, वहां से थोड़ा सा रास्ता काटिए जिससे अंदर आ गया, क्रॉप के अंदर आ गया पानी। नहीं, वो तो थोड़ा नदी हो गया, उस तरह नहीं। वो वहां का पानी कहाँ से आया, वहां बांध बनाया जाता है ना, बांध, ठीक है, वहां डैम बनाया था, वहां से पानी का रास्ता बना दिया जाता है खेत तक, ठीक है, और उस खेत में पानी आता है, ठीक है। हम भी तो यही बोले। अब जैसे वहाँ हाँ, तो नदी है, वहाँ नदी कहाँ से आया, इस डैम से ही ना आया है। हाँ, तो वहाँ, हाँ, रास्ता काट दिया, मैंने हाँ कर दिया, और उससे पानी खेत में आ जाता है, ठीक है ना। ये पहला प्रोसेस। हाँ, ये इरिगेशन का। अब देखो, अब खरीफ तुम्हारा ज़ैद के समय और रबी के समय में भी फसल आने लगा कि नहीं, ज़ैद एंड रबी के समय में भी फसल आने लगा, समझ में आया। इरिगेशन से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ कि नहीं, ठीक है। उसके बाद ट्यूबवेल्स भी बना लिया गया, होता है ना ट्यूबवेल्स, ठीक है, स्प्रिंग इरिगेशन। अब देखो, अब और क्या था, मोटर लगा के भी तो पानी निकालता है ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया। अगर इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग का जो फार्मिंग फैसिलिटी और इलेक्ट्रीफाइंग हो जाएगा और प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो देखो, व्हेन द इरिगेशन फैसिलिटी वाज इलेक्ट्रीफाई फार्मिंग इन द पालमपुर गॉट बूस्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। तो अब क्या हो रहा है, बूस्ट हो जा रहा है, इरिगेशन क्या हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। तुम्हारे पास ज्यादा मेहनत करने का जरूरत कुछ है, मैंने देखो पानी तो मिल ही जा रहा है, हर सीजन में तुमको पानी मिल जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी आ गया, मोटर लगाओ, पानी निकालो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। लेकिन इससे प्रॉब्लम भी है, ग्राउंड वाटर का तो खत्म हो जाएगा ना, ग्राउंड में जो वाटर रहेगा, वाटर लेवल, वाटर जो टेबल है वो तो खत्म हो जाएगा ना, होगा कि नहीं बाद में। तो उसके वो सब पड़ेगा, ठीक है ना। अभी मॉडर्न फार्मिंग मेथड भी आ गया, ठीक है ना। उसके बाद मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या था, देखो अभी जो बीज मिलता था ना, नॉर्मल बीज मिलता था, अभी मॉडर्न फार्मिंग, हाँ HYB, अब बता ले। तो ये एक्चुअली इसका फुल फॉर्म पता है ना, हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्डिंग वैरायटी मतलब यील्डिंग मतलब ज्यादा देगा, ठीक है ना, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन देगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सीड को है ना जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे क्रोमोसोम ये सब होता है ना, उन लोगों में भी होता है ना, तो उसको जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म क्या कर दिया जाता है, जिससे फसल और प्रोडक्शन बम्पर देगा, बूम कर जाएगा क्रॉप फार्मिंग, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ऐसा सीड दिया जाता था, बहुत तरह का, मैंने HY बने, जैसे गेहूं का ही देख लो, बहुत तरह का HYB सीड है, ठीक है ना, ब्राउन है, ठीक है ना, कोई व्हाइट है, ठीक है। इस तरह का क्या था, जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता था,
ठीक है, तो उसी को बोला जाता है HYV, मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड। ठीक है, सीड लिख दिया, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न मशीनरी भी आ गया, ट्रैक्टर ये सब आ गया है ना। अब देखो हाथ से कोई बोता है, हाथ से कोई काटता है, ठीक है। अभी देखो हाई यील्डिंग वैरायटी आ गया है ना। अभी फसल क्या करेगा, बूम करेगा कि नहीं, बहुत ज्यादा देगा कि नहीं फसल। अगर अगर और ट्रैक्टर ये सब भी आ गया तो काम आसान हो गया। अब रोपना उपना लेबर उबर का खर्चा भी बच गया ना, उससे ट्रैक्टर ही सब काम कर दे रहा है। फसल को रोपना, फसल की कटाई, हार्वेस्टिंग ये सब तो ट्रैक्टर ही कर दे रहा है। सोइंग हार्वेस्टिंग ट्रैक्टर ही कर दे रहा है, ठीक है। मशीनरी भी आ गया, ठीक है ना। उसके बाद पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ये सब भी आ गया ना। फर्टिलाइजर भी आ गया फसल को उगाने के लिए, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। क्या क्या आ गया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर भी आ गया। अब देखो अब इतना कुछ आ गया तो फसल क्या करेगा, बूम करेगा कि नहीं, एकदम बढ़ जाएगा कि नहीं फसल। तो इससे ग्रीन हाँ ये सब फसल में न्यूट्रिशन थोड़ी ना ज्यादा होगा क्या, हाँ न्यूट्रिशन, हाँ न्यूट्रिशन में कमी आएगा, क्योंकि ठीक है। ये तो केमिकली सिंथेसाइज केमिकली सिंथेसाइज नहीं है, एक्चुअली केमिकल फर्टिलाइजर दिया जाता है, ठीक है ना, जिससे कीड़े मकोड़े मर जाए। लेकिन इस केमिकल फर्टिलाइजर हमारे शरीर में जाएगा ना, बहुत हानि करता है, ठीक है। जैसे डीडीटी, ये डीडीटी हम लोग के बॉडी में चल जाएगा ना, इससे मतलब 15 साल लग जाएगा इसको डाइजेस्ट करने में, ठीक है। मर जाएगा। हाँ बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है, डायरिया ये सब बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन, अब इतना फसल बूम कर रहा है तो एक हरित क्रांति आ गया है ना, पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया कि नहीं। तो इन लेट 1960 1960 में क्या आया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न पार्ट, ठीक है ना, वहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया। वो लोग क्या करता था, ये सीट का HYV सीट का यूज करता था, ट्रैक्टर यूज करता था, इलेक्ट्रिसिटी। इससे क्या हुआ, फसल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर ये सब यूज करता था। इससे क्या हुआ, फसल बूम अप कर गया, एकदम फसल पूरा एकदम बढ़ गया, ठीक है ना। इतना बढ़ गया कि अंदाजा भी नहीं था। हाँ बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, बड़ा भी हो गया ना सब। हाँ सर ऐसा दिखता है ना सर बाहर में कि इतना छोटा एप्पल इतना बड़ा बड़ा एप्पल में दिखता है। हाँ वो ऐसा क्यों होता है, इतना छोटा छोटा एप्पल बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है साइज में। हाइब्रिड है सब, दूसरे से फर्टिलाइज किया हुआ है, ठीक है सर वो सब न्यूट्रिशन नहीं जाता है ना, उतना नहीं है, फायदा नहीं करेगा उतना, नुकसान कर देगा ना। देखो अच्छा इतना जब पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड अब कर रहा है तो क्या फसल लैंड सस्टेन कर पाएगा, सह पाएगा इतना को, ठीक है। अगर मान लेते हैं जैसे एक नहीं था गब्बर सिंह बोल रहा है कि अंडा दे, मुर्गी को बोल रहा है अंडा दे 2 अंडा चाहिए, ठीक है, फिर भी 1 अंडा दे देता है, ठीक है। उसके बाद बोला तूने 1 अंडा क्यों दिया है, तो वो मुर्गी क्या बोलता है, अरे मैं मुर्गा हूँ, आपके डर से मैंने 1 अंडा दे दिया, समझे ना, कुछ ऐसा ही। और क्या कहानी है इससे अगर सोचोगे तो हर दिन एक मुर्गी मतलब सोने का अंडा देती थी, ठीक है ना। तो वो आदमी सोचा भाई इसको एक ही बार में काट दो, सारा अंडा निकाल दो, ठीक है ना। तो उसी तरह निकाला जा रहा था, मतलब उसी तरह का क्या हो रहा था, खेत मैंने जमीन से इतना ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा रहा था, ठीक है ना, ये सब इस्तेमाल करके। तो सॉइल का फर्टिलिटी इससे क्या हो गया, लॉस हो जाएगा, इतना सहन नहीं ना कर पाएगा। सर देखो ना, तुम मेकअप उकअप लगाओ, रोज रोज मेकअप ये सब पाउडर वाउडर लगाओ, क्या होगा, धीरे धीरे स्किन खराब हो जाएगा ना, ब्लैक आ जाएगा ना। तो इसका फर्टिलिटी कितना है भाई, रोज रोज लगाएंगे क्रीम तो खराब होगा ना, केमिकल यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, सॉइल का भी तो खराब होगा ना। तो साइंटिफिक रिपोर्ट भी दिया है कि भाई ये मॉडर्न फार्मिंग जो है ना, ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस का ज़्यादा यूज कर दे रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है ना, समझ में आया। जैसे नेचुरल रिसोर्स, जैसे जमीन का खेती के ऊपर ओवर यूज हो जा रहा है, ठीक है, तो उससे प्रॉब्लम होगा कि नहीं। हाँ तो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा, और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ग्रीन रेवोल्यूशन पे, और मॉडर्न फार्मिंग पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा ना इस पर। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सॉइल फर्टिलिटी क्या हो जाएगा, सॉइल फर्टिलिटी लो हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, डल हो जाएगा, यही सब ना होगा सर। क्या होगा, सॉइल फर्टिलिटी क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है ना, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, सॉइल फर्टिलिटी लॉस, खत्म हो जाएगा ना सॉइल फर्टिलिटी। अब कितना उगाएगा भाई, ठीक है। अब कोई हाँ कोई अगर बाल में ज्यादा केमिकल यूज करो, देखो धीरे धीरे बाल हट जाएगा ना, बाल अब गंजा जो उपजाऊ होगा नहीं ना हो पाएगा, तो वही होता है, ठीक है ना।
अब कॉन्टिन्यूअस यूज अगर ग्राउंड वाटर का करेंगे, जैसे अगर मोटर लगा दिए, ट्यूबवेल्स लगा दिए, ये सब अब ग्राउंड वाटर को ही ना ले रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस यूज करें तो क्या होगा, वाटर लेवल कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और ये सब जो चीजें है ना, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे सॉइल फर्टिलिटी कम हो गया और ग्राउंड वाटर कम हो जाएगा, ये सब क्या होता है ओवर इसको माने फिर से लाने के लिए, ठीक है, कहीं ओवर ईयर्स लग जाता है, बहुत साल लग जाते हैं, ठीक है ना। तो इससे हमारे आने वाले जनरेशन क्या करेगा, पानी के लिए, पानी का ऐसे ही क्राइसिस हो जाएगा, वही होगा कि नहीं। तो ओवर इन्वायरमेंट रिसोर्स लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ड अप ओवर ईयर्स, बनने में बहुत साल लग जाते हैं, ठीक है ना। वंस डिस्ट्रॉय इट विल डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम, एक बार अगर खत्म हो गया तो उसको डिफिकल्ट हो जाता है भाई फिर से लाने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, ठीक है ना। हाँ, तो वी मस्ट टेक केयर ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, हम लोग को इन्वायरमेंट को अच्छा रखने का ये सब सोचना पड़ेगा भाई। ऐसा ये सब यूज करके हम लोग आने वाले फ्यूचर को क्या दे रहे हैं, खराब उसको दे रहे हैं ना। तो वी मस्ट टेक केयर ऑफ इन्वायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फ्यूचर का डेवलपमेंट ही कैसे होगा, सॉइल का फर्टिलिटी नष्ट हो गया तो फिर खेती होगा, हाँ वही तो, कितना प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और थोड़ा बाकी है वो सब अगला दिन करवा देंगे, ठीक है, ले जाओ जेक्स कर लेना।